जहाँ तक की बात मुद्दों की जाए तो मुद्दे सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। युवाओं की बात करें तो उनके लिए रोजगार का मुद्दा है। भू कानून की बात करें तो ये सिर्फ नैनीताल तक ही नहीं, उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा है जो भू कानून की बात होती है। इसके अलावा धामी जो पुष्कर सिंह धामी को जो अपनी साख बचानी है, चूंकि रिपीट होना है, 5 सीट रिपीट नहीं हो पाती है तो उनकी राजनीतिक रसूख पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। इसीलिए लगातार वो चुनाव प्रचार करते रहे और जगह मतलब कुल मिलाकर बात की जाए 5 लोकसभा हर विधानसभा को उन्होंने कवर करने का प्रयास किया और केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड की एक और सीट महत्वपूर्ण सीट है हरिद्वार। वहां सोमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोमेश से बात करते हैं। सोमेश, ये बताइए कि जो हरिद्वार की स्थिति है वो क्या है, क्योंकि वहां पर जो मुद्दे हैं वो थोड़ा सा उत्तराखंड के और मुद्दों से अलग दिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समतल इलाका भी शुरू हो जाता है और वहां पर पूरे देश की निगाहें लगी रहती हैं। तो जो मुद्दे हैं वहां पर चुनाव के, वो क्या रहने वाले हैं सोमेश? सोमेश, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही यहां तक। माफ कीजिएगा, सोमेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे उनसे जोड़ने की। संदीप कुमार जी हैं जो उत्तराखंड के संपादक भी हैं और लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, जिस तरह की इक्वेशन हाल के सालों में बनी है उत्तराखंड में, क्या लगता है बीजेपी के लिए फिर से अपनी सीटें रिटेन करना, जो कि 10 साल से थी 5-5 सीटें लोकसभा की, वो आसान होगा? क्योंकि चेहरे भी बदले गए हैं और अंदर नाराजगी भी बहुत सारी चीज़ों पर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है शिवेंद्र की, लगातार 2 बार 5 सीटें बीजेपी ने वहाँ जीती है। तीसरी बार है उनको हैट्रिक लगाना, जैसा कि बताया रजनीश ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसमें साख सीधे तौर पे चीफ मिनिस्टर की भी जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि जो सिटिंग एमपीज की काटी गई है टिकट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर खाने आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी, इसका भी सामना जो लोग हैं उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले अगर 5-6 महीने का अगर आप जाएं तो देखेंगे कि भू कानून को लेके वहाँ पे एक ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है, बेरोजगारी और पलायन को लेके कई आंदोलन हुए हैं, आंगनबाड़ी महिलाओं का आंदोलन हुआ है। तो ये चीज़ें 5-6 महीने पहले से चल रही हैं, जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि लोग इन मुद्दों को लेकर सरकार से सहमत नहीं हैं और सड़कों पे आ रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जो बेरोजगारी कानून से जुड़े लोग इस बार मैदान में हैं। अगर हम इसकी बात करें आप टिहरी की, तो वहाँ पे एक बॉबी पवार है जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को, बिल्कुल बेरोजगारी के मुद्दे को लेके वो काफ़ी दिनों से मतलब कई सालों से आंदोलनरत रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग उनके साथ जो जब वो निकल रहे हैं रैलियों में, तो आप उनके साथ भीड़ देखोगे तो लगता है वो भी टक्कर में है। तो इसका सीधा तौर पर इशारा ये है कि आम जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी, भू कानून, ये इस बार इम्पैक्ट करेंगी उत्तराखंड के चुनाव में, लोकसभा चुनाव। अच्छा, तमाम एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती रहती है और अलग अलग जगहों पे लोगों को बदलती भी रहती है। एक और नेता जो कि यहाँ दिल्ली में रहते रहे, उनको लेकर विरोध भी वहाँ पर हो रहा है, अनिल बलूनी, जो कि गढ़वाल सीट से हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते थे और संगठन में यहाँ बहुत सारा काम करते रहते थे। अब वो चुनाव के मैदान में है, उनको लेकर के भी लोगों में थोड़ा सा बदला हुआ रवैया देखने को मिला। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं बीजेपी ने, चाहे कुछ लोगों की सीटें बदल के किए हों या फिर अनिल बलूनी जैसे लोगों को यहाँ से भेज दिया हो, उसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये बदलाव फायदा देगा बीजेपी को या फिर क्या असर दिखता है इसका? देखिए, निश्चित तौर पे अनिल बलूनी केंद्र में दिल्ली के में रहने वाले नेता हैं, सरकार के आप कह सकते हैं प्रवक्ता हैं वो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता, और उनका वहाँ जाना अपने आप में उस पूरे सीट को हाई प्रोफाइल बना देता है। लेकिन जो बलूनी को की एनर्जी जो है, अपनी एनर्जी उनको ज़्यादातर ये साबित पूरे इस चुनाव प्रचार में ये करनी पड़ी कि मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक नारा चला है, वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल ठीक है, और ये नारा कांग्रेस ने पकड़ के और बलूनी के खिलाफ यूज किया है, और ये कांग्रेस साबित करने की तो इतना, यानी संदीप जी इस बार आसान नहीं रहने वाला है बीजेपी के लिए 5 की 5 सीटें रोकना। बिल्कुल। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। मुजफ्फरनगर एक बहुत हॉट सीट है। प्रत्युष हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, ये बताइए कि जो वहां पर माहौल है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, संवेदनशील कह लीजिए या हॉट सीट कह लीजिए, मुजफ्फरनगर है, और यहाँ पर टक्कर भी बड़ी जबरदस्त है, क्या दिख रहा है वहां पर?
बिल्कुल शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो वाकई में एक टक्कर वाली सीट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान उनके बीच में है, और जो सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक के बीच में है। संजीव बालियान लगातार 2 बार सांसद यहाँ पे रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो ठाकुरों का जो विरोध है वो बहुत ज्यादा सामने आया है, और उन ठाकुरों को समझाने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पे पहुंचे। जो 24वीं है सदना लोकसभा, सदना जो विधानसभा है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगती है। यहाँ पे ठाकुरों की बड़ी आबादी है, उनको समझाने के लिए सीएम योगी यहाँ पे लगातार पहुंचे थे, उनको समझाया भी गया था। लेकिन जो ठाकुरों का विरोध है वो इस कदर है कि संगीत सोम यहाँ से जो सदना के विधायक रह चुके हैं उनको टिकट तो देने देखिए, अभी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहां पर मुजफ्फरनगर में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह से वोटर्स आ रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक नई नवेली दुल्हन शायद शादी के मंडप से या शादी की तैयारियों के बीच में उठ करके वोट डालने आई है। तो ये लोकतंत्र का जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अलग अलग ऐसी विविधता दिखती है। संजीव बालियान जो कि खुद वहां पर कैंडिडेट है, वोट डाल करके निकले हैं और वो वोट दिखा रहे हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिख रही है, लेकिन ये मुस्कुराहट कितनी संजीदा है, कितनी कारगर रहेगी, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और वो अंदर खाने जो चल रही है, विरोध चल रहा है, वो कितना असर डालता है। प्रत्युष, ये बताइए कि जिस तरह से संगीत सोम ने या ठाकुरों ने, वहाँ के ग्रुप्स ने तमाम विरोध जताने की बात कही, अलग अलग जगहों से रिएक्शन आए। आपने ठाकुरों के एक नेता का इंटरव्यू भी किया था जिसमें बता रहे हैं वो कि किस तरह से राजपूत लामबंद हो गए हैं। वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है मुजफ्फरनगर में राजपूतों की, तो क्या वो बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं या फिर सब कुछ सुलटा दिया गया है? बिल्कुल शिवेंद्र, ये जो बात है यहाँ पे ठाकुरों की संख्या इतनी ज्यादा तो नहीं है कि अगर अगर ठाकुर इधर जाते हैं भाजपा की तरफ या उससे कटते भी हैं तो भाजपा को फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ठाकुर समाज एक ऐसा समाज है जिसने ये ठान लिया है कि इस बार भाजपा को झटका देना है, और वो लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान तक पहुंच गई है। राजस्थान के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे महिपाल सिंह मकराना, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो राजपूत समाज है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, वो राजपूत समाज अब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये लड़ाई लड़ेगा। और जो भाजपा के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआत से चला था। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो भाजपा की सरकार आई थी उससे पहले भी सदना का खेड़ा गांव है जहां पे ठाकुरों की एक महापंचायत हुई थी, और उस महापंचायत में यह निर्णय लिया गया था कि इस बार सभी ठाकुर भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे। और वो ही एक 2014 था जब संजीव बालियान की बड़ी जीत हुई थी और मोदी की राजपूतों के वोटों का असर पड़ेगा। हालांकि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से वोटों के इक्वेशन है, मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद जाट हैं, और आरएलडी को मिलाने के बाद बीजेपी थोड़ी सी प्लस सिचुएशन में दिख रही है। लेकिन ये प्लस सिचुएशन कितनी कारगर होती, क्योंकि एक तरफ अगर उनके पास कुछ एक ग्रुप्स आ रहे हैं तो उसी के साथ साथ विपक्ष के साथ तमाम लोग लामबंद भी हो जाते हैं और इसका असर भी पड़ता है। तो फिलहाल जो मुजफ्फरनगर की सीट है वो बहुत हॉट सीट है और वहां का जो चुनाव है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच चलते हैं सहारनपुर, वहां पर सैयद मशकूर हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। ये सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इमरान मसूद के मैदान में आने के बाद। वहां पर क्या माहौल है जानने की कोशिश करते हैं। मशकूर, ये बताइए कि इमरान मसूद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उनके जो चुनाव लड़ने की वजह से कितना वहां पर माहौल बदला और इसका किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है? मशकूर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। वहां पर जो माहौल है चुनाव का, इमरान मसूद चुनावी मैदान में है और दूसरों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। कितना मुश्किल लग रहा है दूसरों के लिए सीट निकालना और इमरान मसूद का कितना असर दिखता है आपको? तो अभी वोट डाल के गए हैं शिवेंद्र सर, और पूरा आश्वस्त हैं और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इस बार का जो चुनाव है उनके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक है और वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, भाजपा हार रही है। देखिए, ये तो उनके दावे हो गए हैं, लेकिन वहाँ के जो इक्वेशन है वो किस ओर इशारा करती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इमरान मसूद के जो पहले के बयान रहे हैं, क्या वो लोगों पर असर डालेंगे या फिर इमरान मसूद के इंडी गठबंधन में आ जाने के बाद से उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर तो छोड़ नहीं रही है। हाँ, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री आए हैं 4 बार और बहुत ज्यादा, क्योंकि राजपूत समाज के लोग विरोध कर रहे थे इसलिए, और प्रधानमंत्री ने भी रैली की, राजनाथ सिंह जी भी आए
और रोड शो भी किया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रियंका गांधी जब आई हैं तो उनसे काफी फर्क रहा और इमरान मसूद बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं इस बार के इलेक्शन में। मसूद की जो जनसभा थी, जो रैली थी, उसमें जब प्रियंका गांधी थी तो उसकी भीड़ को भी लोगों ने देखा, तो उनके लिए प्लस दिखता है। लेकिन क्या यही धरातल पर वोटों में तब्दील होगा, ऐसा लगता है? जल्दी लिया जल्दी। सैयद मशकूर से हमारा संपर्क कट गया है, उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम संदीप जी जो चर्चा कर रहे थे, बीजेपी के लिए इस बार जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, उसमें बहुत सारी अड़चनें दिखती हैं। जो 400 पार का नारा है उसमें एक राजपूत भी फैक्टर आ गया जो नाराजगी दिखाने, पहली बार ऐसा हो रहा है, कोर वोटर है। क्या लगता है कि यूपी में ये कारगर जो उनका विरोध है वो उनके खिलाफ जाएगा? देखिए, राजपूत वोट बैंक का मसला है, वो अगर पिछले संडे को आप देखें तो गुजरात में कितनी बड़ी रैली हुई है और उसका असर वो है पूरे देश में ट्रैवल कर रहा है, ना सिर्फ यूपी में बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान और कई जगहों पे वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ये एक चिंता का विषय है। यही वजह है कि अगर आप देखें, अभी बताया भी हमारे सहयोगी ने कि योगी ने वहाँ पे वेस्टर्न दो बार जाना पड़ा, 2 बार उनको जाना पड़ा है, राजनाथ सिंह को जाना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये घबराहट है। जो करनी सेना है उसने कई जगहों पे आप विरोध करने की बात कही है। उत्तराखंड, यहाँ भी एक ठीक ठाक वोट बैंक है राजपूत समाज का, वहाँ भी उत्तराखंड की आपने बात की तो एक बार जरा रजनीश से भी बात करते हैं। रजनीश, आप वहां पर हैं, उत्तराखंड की राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं। जिस तरह से राजपूतों का विरोध बीजेपी के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुछ और जगहों पर, राजस्थान में, इन सब जगहों पर वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड में भी इसका कोई असर दिखता है? लोगों की मुखर आवाज बाहर आती है? मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जरूर आता है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ जो छत्री समाज पीछे का माहौल भी दिखाते रहे, क्योंकि लगता है लगातार लोग वोट कर रहे हैं और पीछे के दृश्य बड़े अच्छे हैं, तो पीछे के दृश्य भी दिखाते रहे और अपनी बात बताते रहे। बिल्कुल अंडर करंट सिचुएशन है, लेकिन मुखर होकर बोलने को कोई तैयार नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो वाला है वो इतना ज्यादा कारगर नहीं होने जा रहा है। कारगर होगा वो होगा, स्थानीय मुद्दे होंगे, जल जंगल जमीन होगा, वो कानून होगा और युवाओं का रोजगार होगा। इसके अलावा पलायन है और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ जो समझना होगा, यहाँ की है वो एक तो भौगोलिक उनके सामने चुनौतियां रहती हैं, उसके बाद की जो तस्वीर है वो सेना में रहता है। मतलब देवभूमि, एक जवान, हर घर का जवान लगभग सेना में अब सेवाएं देता है, देश सेवा में लगा रहता है। तो ये नाराजगी है, लेकिन चूंकि अब जो हालात हैं, जो डेवलपमेंट की बात है, विपक्ष का कमजोर होना भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा है जो जिसकी बानगी भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ सीधी टक्कर है और बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। वजह आपको बता दूं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होता है, कई बार हमने देखा है। तो जो आदमी, जैसे आप बात करेंगे 400 प्लस का लक्ष्य दे दिया गया। यहाँ जब उत्तराखंड में चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, सिर्फ एक बात चल रही थी कि हमें जीतने के लिए नहीं, हमें क्या करना, अपना मार्जिन बढ़ाना है, हमको अपना जो पिछली बार। बिल्कुल। अब इसके बाद हम चलते हैं हरिद्वार की तरफ, सोमेश से बात करने के लिए। उस वक्त बात नहीं हो पाई थी, चर्चा करते हैं। सोमेश, ये बताइए कि जिस तरह से हरिद्वार के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, भूमि विवाद का मुद्दा हो, जलभराव का हो, हाईवे पर समस्या हो, या फिर जो जंगली जानवरों की घुसपैठ का मुद्दा हो, वो मुद्दा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वहां पर? क्योंकि बीते कई सालों में इस मुद्दों पर लगातार बात होती रही, लेकिन लगातार 10 साल जो बीजेपी के तमाम सांसद रहे, शायद उन्होंने सुनी नहीं बात, या फिर सुनी तो वो समस्या का समाधान हुआ नहीं। सर, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि मामला त्रिकोणीय है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, जब कांग्रेस ने जब अपना प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को घोषित किया था, उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो बीजेपी के लिए रास्ता जो है आसान हो गया है इस सीट का, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दी शहरी क्षेत्रों के अलावा। वहीं शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दी। इसलिए मामला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय इसलिए हुआ है क्योंकि जो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार है वो उनको कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, उनका लगातार समर्थन मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा है लेकिन कांग्रेस को उसका नुकसान है। इसलिए मामला यहाँ पे त्रिकोणीय है और निर्दलीय विधायक कहीं ना कहीं भाजपा की मदद जो है करते हुए। बाबा रामदेव ने अभी वोट डाला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बाबा रामदेव जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में तमाम मसलों में फंसे हुए हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं इस वक्त हरिद्वार में, और वो जो अपने जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
और ये जो स्थिति है अलग अलग जगहों से लगातार दिख रही है कि लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो वोट डालने जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। बहुत चंद क्षणों के लिए बाबा रामदेव वहाँ पर रुके, क्योंकि उनको पता है कई मुद्दों पर उनसे बात करने के लिए मीडिया के लोग मौजूद होंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां ये साफ बताती हैं कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार जो आए वो उनके मुद्दों की भी बात करे और तमाम उन चीज़ों की बात करे जो उनको लंबे समय तक असर डालेंगे। अब हम यहाँ से अपने दूसरे रिपोर्टर के पास चलते हैं और जो भावनाथ पांडे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भावनाथ, ये बताइए कि आपके यहाँ जो वोटिंग की स्थिति है, जो माहौल है, वो क्या इशारा करता है? भावनाथ जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। जी, आवाज वहां पर जो अभी हालात हैं सुबह वोटिंग के, वो क्या दिख रहे हैं, किस तरह के इशारे कर रहे हैं? जी, वोटिंग जो परसेंटेज है फिलहाल तो अभी शुरुआती दौर में देखा जाए तो मात्र अभी 10% से लेकर 15% के जो शुरुआती रुझान आए हैं मतदान के। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी है या जो कांग्रेस के लोग हैं, अभी तक जो इनकी प्रत्याशी है फिलहाल अभी तक मतदान नहीं किया है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की 5 सीटें इनके लिए राजस्थान ही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो है जो पूर्व केंद्रीय पदाधिकारी है वो प्रकाश जोशी जी है, वो यहाँ अच्छे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको टक्कर दे रहे हैं। और फिलहाल बीजेपी के जो 5 भावनाथ जी, हल्द्वानी से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां एक दूसरा ही समीकरण दिखता है। समीकरण इस तरह का कि वहां के जो लोकल मुद्दे हैं वो अलग हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से अलग मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, या फिर जो केंद्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मुद्दे रहते हैं, पूरे देश की जो बात होती है, उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई हो रही है? जी, इस समय इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो देखने को मिला है कि जो स्थानीय मुद्दे ना होके जो केंद्रीय मुद्दे ज्यादा रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां मोदी के नाम पर वोट मांगे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जो पूरे क्षेत्र के अंदर में जो यहाँ पर सांसद प्रत्याशी थे अजय भट्ट, उनके जो सांसद निधि थी उसको लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए थे। ऐसे में जो राजनीतिक मुद्दे थे, जो विकास के मुद्दे थे, उसको लेकर बिल्कुल भावनाथ जी, आपको रोकना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो वोट डालने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गए थे और उसके बाद उन्होंने बात की है। क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने हेलो आज मतदान आपने किया है, परिवार के साथ मतदान किया है, एक बार फिर क्या महसूस कर रहे हैं आपको कि अभी मतदान के लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। मतदान किया है, वोट राम के नाम या समाजवादी। तो ये पुष्कर धामी जो कि बता रहे थे कि वो किस तरह से देखते हैं देश और दुनिया का जो सम्मान भारत का बढ़ रहा है वही आगे बढ़े, यानी एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ही इसके लिए सोल्यूशन है। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय बातें शायद इंपॉर्टेंट नहीं हैं और कहीं भी उनकी बात नहीं हो रही आज की तारीख में। तो भावनाथ जी, आपके पास दोबारा आएंगे और बताइए कि क्या ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये लोगों के लिए अब इतने इंपॉर्टेंट रह नहीं गए हैं, या फिर उनकी बात जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये करती नहीं है, इसलिए मुद्दे सामने नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, इस बार चुनाव में जो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने अपने जो स्थानीय मुद्दे जो थे उनको छोड़कर जो केंद्रीय मुद्दे थे, ये दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के जो दौर थे, इसमें देखा गया, चुनाव में देखा गया है। और जो स्थानीय मुद्दे थे, रही बात यहाँ के मूलभूत सुविधाओं की, पलायन की बात की, जो लगातार पहाड़ से पलायन हो रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव न लड़के जो केंद्र के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं और जो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए हैं। ऐसे में इस पर जो मतदाता है, मतदाता के लिए देखा जाए कि क्या है, मतदाता पूरा तरह से मौन है और कुछ भी बोलने से मतदाता तैयार नहीं है। और बिल्कुल भावनाथ जी, संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि
हाल के दिनों में जिस तरह से चुनाव बदलता जा रहा है, अब पहले होता था विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जितना बड़ा चुनाव उतनी बड़ी बातें होती थी, राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती थी, लेकिन साथ ही साथ लोकल मुद्दों की भी बात होती थी। पहाड़ के लिए सबसे बड़ी समस्या पलायन है, वहाँ का विकास है, वहाँ के रोड्स हैं, वहाँ का रोजगार है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। लेकिन अब हाल के दिनों में उन पर लोग बात करते कम दिखते हैं, क्या है ये? देखिए, इस बार जो चुनाव है, जब भी विधानसभा के चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं और लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, लेकिन अगर आप इस छोटे से स्टेट में बात करें, उत्तराखंड में, तो बीजेपी जहां मोदी सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा रही है, उनकी प्रचार कर रही है, मोदी की गारंटी की प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, या आप कह लें कि तीसरा कोई निर्दलीय है, वो वहाँ के मुद्दों को ही अपना इशू बना के और लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो रोजगार हो, जंगल हो, प्राकृतिक आपदा हो, भू कानून हो। इसको लोगों ने, बेरोजगारी अगर आप कहें तो बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपोजिशन ने इस बार मुद्दा बनाया है। वही बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज को लेके और मोदी की गारंटी को लेके बात कर रही है। तो डिफरेंट लेवल पे दोनों खेल रहे हैं, किसकी जीत होती है वो जनता तय कर देगी। आज एक और बात संदीप जी, जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है कि 400 पार जाएंगे, शुरुआत में बड़े कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे, लेकिन ये जो पहले फेज का चुनाव हो रहा है ये बहुत निर्णायक होने वाला है। खासकर उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं और यहाँ की जो 5 सीटें हैं, 5 सीटें रिटेन करना यहाँ के लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला पाएंगे तभी एक क्वेश्चन बनती हुई दिखती है। लेकिन जो पहले फेज में चुनाव है 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उनमें आपको जिस तरह के हालात दिखते हैं, क्या लगता है कि ये इतना आसान है बीजेपी के लिए? देखिए, 400 पार की बात बीजेपी मोदी सरकार ने भी कहा है और लंबे समय से चल रही है बात। ये पूरा इलेक्शन ही 400 पार के नारे के साथ लड़ा जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, वो खुद बीजेपी के लोग इससे थोड़े से वाकफियत नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि 400 कुछ ज़्यादा है, सरकार तो इनकी बनेगी, वो इस बात के लिए आश्वस्त है। लेकिन 400 सीट आ जाए, 400 प्लस आ जाए, उस बात को लेके इनके मन में भी उहापोह की स्थिति है। और जो अगर पहले फेज की आपने बात की, पहले फेज को अगर आप देख लें तो जिस तरह से जहाँ जहाँ या तो वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जयपुर, इन सब जगह में तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप का मामला है। कांग्रेस भी अपर नहीं है, लेकिन क्या है, कई ऐसी सीट हैं जिसपे जहाँ पे बीजेपी को अपर हैंड रहता था, इस बार वो कॉन्टेस्ट। बिल्कुल, देखिए, और एक बड़ी चुनौती और भी इस बार दिखती है कि बहुत से ऐसे दिग्गज नेता थे या बहुत से ऐसे लोग थे जो लगे हुए थे कि उनको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और उनको मौका मिलेगा। तैयारियां भी उसी हिसाब से की थी। उत्तराखंड में बात करें तो उमेश कुमार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे थे लगातार कि बीजेपी से टिकट मिल जाए। जो यहाँ पर संगीत सोम कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पर असर डाल सकते थे वो लगातार टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। अंदर की नाराज़गी है, वो नाराज़गी क्या लगता है कि इस बार सीटों में इस तरीके से दिखेगी कि जो बहुत कम मार्जिन से सीटें रह जाती थी, ऐसा भी असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं मिला है तो नाराजगी तो उनमें भी है और उनके समर्थकों में भी है। भले ही वो खुल के नहीं आए, लेकिन कई ऐसी सीट है जिसपे ये साफ तौर पे देखने को मिला है। कई नेता तो वोकल हुए हैं, उनके समर्थक वोकल हो गए कि हम आपके पक्ष में, मतलब अपनी पार्टी के पक्ष के लोगों में हम काम नहीं करेंगे। उनका मान मनोबल हुआ, कुछ नेताओं को तो दिल्ली बुलाया गया। तो कुल मिला के अंदर खाने गुस्सा है, वो सरफेस पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो इफेक्ट करेगा जो सिटिंग एमपीज की टिकट काटे गए। उत्तराखंड की एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है मसूरी की, वहां पर सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील सोनकर, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो वहां पर मसूरी में हालात दिख रहे हैं अभी, वो किस ओर इशारा करते हैं? वोटिंग का परसेंटेज जो अब तक आया होगा या फिर जिस तरह से लोगों के रुझान हैं वोट डालने के, सुनील, वो किस ओर इशारा करते हैं? बात करी जाए तो यहाँ सुबह से ही यहाँ पर लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहा है। प्रत्याशी जो जब वहाँ पे रूल देखने को मिलेगा जिससे मोदी के काम को होता है कि सरकार फेल रही है और जो है वो इसी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और जनता इस बार जरूर बदलाव करेगी। जी सुनील, वहां पर जो मुख्य टक्कर है वो किसके बीच में दिखती है? क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना जोर तो लगा रही हैं, लेकिन चुनाव का दिन आते आते बहुत कुछ साफ होने लगता है कि आखिरकार जो मेन कंटेंडर्स हैं वो कौन हैं, कौन इस तरफ दिखता है?
यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। कांग्रेस से जो पूर्व विधायक है, 2 बार से मसूरी के विधायक और 2 बार पालिका अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला है, और वहाँ से माला राज लक्ष्मी शाह मैदान पर है, जहाँ माला राज लक्ष्मी शाह का कहना है कि काम किया गया है। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कई योजनाओं को यहाँ पर कराने का काम किया गया है, जिसका लाभ यहाँ टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता को मिल रही है। वहीं अगर सुनील आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर एक और चेहरा उभर कर बहुत आया है, वो है बॉबी पवार का। हाल के दिनों में बहुत सारी रैलियों में, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा, तो वो किस ओर इशारा करता है? अगर बॉबी पवार की बात करी जाए तो उन्होंने बेरोजगारी और उनके साथ बेरोजगार मुद्दे को लेकर काफी उनके साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से नकल को लेकर सरकार को नकल यहाँ पर कहीं बना बॉबी पवार तो एक युवा, जो कह सकते हैं कि युवा लॉबी उनके साथ खड़ी है, परंतु टक्कर है, वो टक्कर जो जितने भी हमने सर्वे करे हैं, टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। जब हमने बॉबी पवार से संबंध में बात करी तो उनका भी ये कहना था कि इस बार युवा चेहरा को जनता देख रही है। तरीके से उन्होंने कई मुद्दे, खासकर अगर नकल की बात करी जाए, प्रदेश पर भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल सुनील, बॉबी पवार भी वहां पर जो नया चेहरा है वो बहुत असर डाल सकता है, क्योंकि ये एक स्थानीय मुद्दों की ऐसी बात है जो वो लगातार उठाते रहे हैं, कहा जा रहा है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। कितना असर पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं रुड़की की तरफ, जहां प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, जो अब दिख रहा है रंग चुनाव का, वो साफ तौर पर 2-3 लोग ही ऐसे होंगे जिनके बीच में टक्कर होगी ज्यादा, लेकिन किस बात पर, किस मुद्दों पर, किन चीजों पर ये चुनाव वहां पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह से ही मतदान 7 बजे से यहाँ रुड़की में शुरू हो गया था। सुबह हालांकि काफी संख्या में मतदाता जो है बाहर निकले, और अभी भी मतदान चल रहा है रुड़की के। फिलहाल मैं बात करूं बीएसएम कॉलेज में हूँ। यहाँ बात करें तो भाजपा, पीछे का दृश्य दिखाइए, क्योंकि आपके चेहरे पर लाइट कम पड़ रही है। पीछे का दृश्य दिखाइए, क्या है माहौल वहां पर, कितने लोग दिख रहे हैं? दिखाना चाहूंगा, मतदाता यहाँ से मतदान अपना करके वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुबह हालांकि बात करें, इन लोगों से किसी से बात हो पाएगी, वो बता पाएं कि उनके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? आप अगर कोशिश कीजिए इन मतदाताओं से बात करने की। जी बिल्कुल कोशिश करते हैं। अभी यहाँ मतदान करके आ रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या नाम है आपका? अवतार सिंह जी, अभी मतदान करके आए हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह की सरकार बननी चाहिए जिसको लेकर आम मतदाता को राहत मिले? सरकार तो जब राम मंदिर बन गया था, सरकार राम मंदिर की बननी चाहिए, सबके लिए ही है। इनके लिए पूछिए, और मुद्दे नहीं महत्वपूर्ण है वहां पर? बात की जाए राम मंदिर का मुद्दा, आपने बताया राम मंदिर बन गया है, हिंदुत्व वाली बात आपने कही है। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा हो गया या अन्य और जो मुद्दे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को सोचना चाहिए? बेरोजगारी तो सिर्फ उसके लिए जो बेरोजगार रहना चाहता है, अपना रोजगार करना चाहे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सब कर सकते हैं। ये तो सरकार जो विपक्ष वाली होती है हमेशा कहती हैं कि काम नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार करने वाले को रोजगार बहुत, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश करता है कि बेरोजगार युवाओं को भी शिकायत रहती है कि रोजगार नहीं खुले हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रोजगार तो बहुत है, मैं कब कह रहा हूँ रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत है, करने वाला चाहिए, अपना करे, नहीं तो प्रिंस बिल्कुल इन्होंने अपनी बातें बता दी। इनका कहना यह है कि राम मंदिर बन गया तो उनके लिए सब कुछ हो गया, यानी इनके लिए स्थानीय मुद्दा कोई इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और इन्हीं सबसे मिलकर के बनता है ये लोकतंत्र, और यही साफ इशारा करता है कि आखिरकार हवा किस तरफ बह रही है और कहाँ क्या माहौल है। इसी माहौल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस, ये बताइए कि इन मुद्दों के अलावा जब ये लोग क्षेत्र में जाते हैं, जो ये राम मंदिर का मुद्दा है या फिर जो देश प्रेम का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, इन सब के अलावा क्या लोग आपस में इस बारे में बात नहीं करते कि उनको क्या चाहिए और उनकी स्थानीय समस्याएं क्या है? राय मशवरा लेने की कोशिश की है। तो हालांकि बात करें कि भाजपा को मतदान जो है हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, अन्य विकास के नाम की बात लोगों के द्वारा कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो बहुत से युवाओं की ज्यादातर शिकायत ये रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, जिसको लेकर युवाओं के द्वारा यही मांग की गई है कि सरकार जो भी आए, आने वाली सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम करे, भर्ती खोली जाए, सरकारी जितनी भी वैकेंसीज है वो खोली जाए, जिनसे जो युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है वो बेरोजगार ना घूम पाए।
जिसको लेकर युवाओं के द्वारा ये मांग की गई है। और अन्य बात करें अन्य लोगों को, महिलाओं का कहना है, हालांकि महिलाओं को 33% आरक्षण जो है भाजपा सरकार में दिया गया है, लेकिन महिलाओं को भी ये कहना है कि सरकार ऐसी है जो महिलाओं को सम्मान मिल सके। और सरकार की जो योजना है, बात करें भाजपा की योजना है, कई योजनाएं हैं जिनको लेकर लोग लाभान्वित हुए हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे इसके अलावा अन्य जितनी योजनाएं दी गई हैं जिसको लेकर लोग लाभान्वित नजर आए हैं और लोगों का रुख भाजपा की तरफ देखने को मिला है। वहीं बात करें तो देखने वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोगों के ऊपर असर डालती हैं मन मस्तिष्क पर, और उसी के आधार पर लोग चुनाव करते हैं। और आपको हम और जानकारी दे दें चुनाव को लेकर के, 2019 के चुनाव में क्या हालात थे और अभी फिलहाल क्या है। फिलहाल उत्तराखंड की जो चुनावी टक्कर चल रही है, हरिद्वार सीट पर बहुत इंपॉर्टेंट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर दिख रही है। और इसके अलावा इसी तरीके से जो वहां की 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है, और उसके बाद रिजल्ट निकल करके आएगा कि आखिरकार क्या होगा। टिहरी सीट पर माला राजलक्ष्मी शाह और ज्योत्सा गुंसोला हैं, और बाबी पवार एक नया चेहरा है जो वहां पर निर्दलीय हैं, वो भी जो है कहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है सीट। इसी तरीके से नैनीताल सीट है जहां पर अजय भट्ट बीजेपी से हैं और प्रकाश जोशी कांग्रेस से हैं। इनके बीच में सीधी टक्कर है, दोनों पुराने खिलाड़ी हैं। हालांकि प्रकाश जोशी थोड़े नए हैं, लेकिन फिर भी वहां के मुद्दों को उठाते रहे हैं और वो टक्कर फिलहाल दे रहे हैं। अल्मोड़ा जो सीट है, सुरक्षित सीट है, अजय टमटा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदीप टमटा, दोनों ही टमटा जो नेता हैं ये वहां पर अच्छी पैठ रखते हैं और अपना अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपको और आंकड़ों में बता दें कि उत्तराखंड के 13 जिले हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें कुल प्रत्याशी 55 हैं, और वोटर जो हैं 83,37,914 वोटर्स हैं, और इनमें तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और तमाम ये जो इक्वेशन है इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। हालांकि वैसे संवेदनशील स्टेट नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी अन्य हैं, उत्तर प्रदेश की सीट मान लें, बिहार की मान लें, लेकिन फिर भी यहाँ पर 809 ऐसी सीटें हैं जो संवेदनशील मानी गई हैं। और ये जो 5 की 5 लोकसभा सीटें हैं वो 10 साल से बीजेपी के पास हैं। 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव बिल्कुल स्वीप किया था बीजेपी ने, और विपक्ष के हाथ में एक भी सीट नहीं आई थी। और यही बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने कि अब वो इस बार क्या करते हैं, क्या 10 सालों का इतिहास दोहरा पाएंगे या फिर उनको कुछ नुकसान होगा, क्योंकि मुद्दे भी बदल गए हैं, माहौल भी बदल गया है। और इस बार अब इस चुनाव के चर्चा के बीच में हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है, और वहां पर जो 8 सीटों पर चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले शुरुआत करें वहां की, उससे पहले हम बात करते हैं जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है, और जितेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा, जितेंद्र प्रसाद जो कि जिनकी सीट दी गई बाहर से आने के बाद, उनको बीजेपी में बड़ा रुतबा दिया गया, मंत्री बनाया गया और उनको ये सीट दी गई। उनकी बात क्या है, उनकी बात सुनते हैं। पार होके प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और मुझे पूरा आशीर्वाद है कि आज पीलीभीत की जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल प्रचंड बहुमत से चलेगा। दावे कर रही है जीत के, और आपको भी बाहर ही होने का। वो हर बार दावे करते हैं, जनता उनको देख चुकी है, उनके ना प्रोग्राम्स हैं, ना पॉलिसीज है, ना कोई कुछ विचार हैं। ये मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है, और आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। तो ये जितेंद्र प्रसाद थे जो बता रहे थे कि उनको कितना भरोसा है कि उनकी सीट निकल जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि पीलीभीत की सीट बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल दिखाई देती है, मुश्किल रहने वाली है। उसके पीछे बहुत कारण हैं, क्योंकि वहां पर जो उनके सांसद वरुण गांधी थे उनका टिकट काट दिया गया, काफ़ी हंगामा भी हुआ, उस पर चर्चा भी होती रही कि वरुण गांधी सीट छोड़कर चले जाएंगे, बाहर कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। मेनका गांधी भी नाराज दिखी, लेकिन उनको सीट दे करके बीजेपी ने एक तरीके से शांत कर दिया। लेकिन जो धरातल पर दिखता रहा वो लगातार इशारा करता रहा कि सब कुछ ठीक नहीं है। कई जगहों पर, कई गाँवों में जितेंद्र प्रसाद जब वोट मांगने के लिए गए तो उनका विरोध हुआ, और उनको अंदर से जो चुनौती थी, बाहर से जितनी चुनौती है उससे ज्यादा चुनौती उनके लिए अंदर से थी, क्योंकि वरुण गांधी ने एक तरीके से ऐसा रुख अपना लिया था कि जिससे कि लगे कि वो साफ तौर पर नाराज हैं, बीमार हो गए। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, उनके सपोर्ट में वोट मांगने नहीं गए। और विक्रांत पंडित जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़ गए हैं पीलीभीत से, उनसे जानते हैं। विक्रांत, ये बताइए, पीलीभीत बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है उत्तर प्रदेश की, इन 8 सीटों में क्या माहौल है वहां पर और कैसी वोटिंग चल रही है? विक्रांत, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है विक्रांत से हमारा संपर्क कट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
संदीप जी, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की ये पहले फेज में 8 सीटें चूज की गई, जहाँ जो चुनाव आयोग ने तय की, वो सारी की सारी ऐसी हैं जिनमें एक से एक बढ़ करके इंटरेस्टिंग मुकाबला है। पीलीभीत की सीट और ज़्यादा संवेदनशील भी है, वहाँ पर चुनौती भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या लगता है कि इस बार सियासी समीकरण वहाँ कुछ बदलेगा, गड़बड़ा जाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, जितना आसान पहले पिछले 2 बार से अगर आप कहें तो जो पीलीभीत सीट की अगर पर्टिकुलर बात की जाए, जो उनके लिए आसान रही है, इस बार जो परिदृश्य है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। वजह क्या है? वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलना ये बड़ी बात नहीं है। वरुण गांधी का कैंपेन में जतिन प्रसाद के साथ नहीं आना ये बड़ी बात है। क्योंकि एक इतने साल से वरुण गांधी वहाँ के एमपी रह चुके हैं और उनका एक फैन फॉलोइंग है, उनके अपने समर्थक हैं। वो समर्थक उनसे नाराज हैं। जब नेता घर से नहीं निकलेगा और पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो समर्थक होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, और ये बात कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसको आप भीतर घात के तौर पे भी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये और चुनौती इस तरह से और बढ़ जाती है क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जतिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाया गया। न सिर्फ मंत्री बनाया गया बल्कि पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा दिया गया, जो कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था। उस वक्त भी नाराजगी हुई कि बाहर से ला करके आपने इस पद पर बिठा दिया। उसके बाद वरुण गांधी का टिकट काट करके लोकसभा की सीट इनको दे दी गई। तो ये जो चीजें हैं जो कि बीजेपी अपनी रणनीति के तौर पर भले ही देखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली है। तो पीलीभीत का जो ये मुकाबला है बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो जीत होगी, अगर जीत होती है बीजेपी की, तो वो बहुत मायने में इस बात पे इशारा करेगी कि ये मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और ये पार्टी को मिलेगी टिकट। और वरना जो है, जो अगर इसमें हार होती है तो साफ साफ इशारा जाएगा कि वरुण गांधी को किनारे करके उन्होंने गलती की है। विक्रांत से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीलीभीत में हमारे संवाददाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर, जमीन पर क्या हकीकत है। विक्रांत, ये बताइए, जो ताज़ा हालात दिख रहे हैं वहां पर वोटिंग के दौरान, वो क्या इशारा करते हैं? विक्रांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इसकी वजह से विक्रांत से बात नहीं हो पा रही है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि पूरे देश में जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है 21 स्टेट्स में, उनमें सब जगहों पर मुख्य लोगों ने वोटिंग कर दी है। साउथ में अगर बात करें तो कमल हसन, राजवर्धन ने, रजनीकांत ने, मोहन भागवत ने भी वोट डाल दिया, संजीव बालियान ने वोट डाल दिया, जतिन प्रसाद ने वोट डाल दिया है। जो इधर महाराष्ट्र की तरफ बात करें तो प्रफुल्ल पटेल ने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कहा जाए सियासी पार्टियों में हु इज हु हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो ओहदा रखते हैं, वो सब वोट डाल चुके हैं और लगातार दावे इस बात के कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही चलेगी। और लेकिन क्या है कि इस पहले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो हैं वो बहुत कुछ गणित सेट करने वाली हैं। सारी संवेदनशील सीटें हैं और सब पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए न सिर्फ मुश्किल है बल्कि विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर चलते हैं, हमारे प्रत्युष संवाददाता वहां पर हैं, उनसे जानते हैं कि अब वहां पर ताजा हालात क्या दिख रहे हैं। प्रत्युष, ये बताइए कि लगातार आप नजर रखे हुए हैं, वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है, जिस तरह से वोटिंग सुबह से हो रही है उससे कुछ रुख समझ में आता है कि लोगों की नाराजगी है, लोगों की जो उत्साह है, या फिर जो वोटों से वोटिंग को देख करके जो असर देखने को मिलता है वो क्या इशारा करता दिख रहा है? शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो बेहद कम है। जो सुबह का वक्त था उसमें तो लोग बहुत कम बाहर निकले थे घर से, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है तब थोड़ी सी संख्या बढ़नी शुरू हुई है, और इन संख्या में भी महिला आबादी सबसे ज्यादा है। आधी आबादी जिसको बोला जाता है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और सरदना की अगर हम बात करें, सरदना से मुजफ्फरनगर लोकसभा शुरू होती है और मुजफ्फरनगर तक जाती है, तो इसमें तमाम ऐसे बूथ होंगे जहाँ पे लोग धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। 2019 में अगर हम बात करें तो सिर्फ 68% ही मतदान रह गया था। कोशिश ये है जो स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, उनकी कोशिश ये है, और साथ ही जो प्रशासन है उसकी भी कोशिश ये है कि पिछली बार जो 68% मतदान रह गया था उसको बढ़ाया जाए और इस 2024 में वो मतदान प्रतिशत ज्यादा किया जाए। तो फिलहाल अभी तो इतना समय नहीं हुआ है, अभी 5 बजे तक वोटिंग है, धीरे धीरे जो है लोग बाहर निकल के आएंगे। पूरे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख जो है मतदाताओं को किस तरह
तरीके से बाहर लेकर और जो है प्रशासन का खास फोकस है और जो सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी दल है वो भी इस बात की पूरी तस्दीक कर रहे हैं कि जो है कोई भी मतदाता घर में ना रह जाए, बाहर निकल के आए और मतदान जरूर करे, क्योंकि ये जो मुजफ्फरनगर लोकसभा की जो सीट है वो बेहद ज्यादा हॉट सीट यहाँ पे बनी हुई है। संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच में है। संजीव बालियान 2 बार यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरेंद्र मलिक है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो हैं। यहाँ पे जो मुकाबला है सीधा बालियान खाप और मलिक खाप के बीच में हैगा। लेकिन जो स्थिति मैंने मुजफ्फरनगर की भी जानी है, पिछले कई दिनों में लगातार हमने चौपाल की है, लोगों से बातचीत की है, तो ठाकुर समाज और त्यागी समाज का जो गुस्सा है वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा जो संजीव बालियान के खिलाफ जो लोग हैं वो तमाम ऐसी जातियां भी हैं जो उनके खिलाफ थी, चाहे वो खुद बालियान खाप के लोग क्यों ना हो। मुजफ्फरनगर जाट लैंड माना जाता है। जो मुकाबला है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इसी से निकल के जीत का रास्ता आएगा। किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती हैं उससे तय होगा। और इसी तरीके से हमारे सारे संवाददाता पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और देश के अलग अलग हिस्सों में जानकारी लगातार दे रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से शाम को इस पर चर्चा करेंगे कि वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा, माहौल क्या रहा और किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती हुई दिखती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो माहौल किस तरह से बात करते हैं और जो पूरा माहौल बन रहा है वो किसकी ओर इशारा करता है। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान की तरफ। वहां की जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो बात कर रही हैं, वोट डाल के आई हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। मोदी जी की गारंटी के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था और अब देखा है। और अब इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है, मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे मानेगी महिला उत्थान के बारे में? बहुत खुशी की बात है, एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है और महिलाओं को इस बार 5 टिकट्स दिए हैं बीजेपी ने और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है, महिलाएं जब ठान लेती हैं तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि जिस तरह से और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के लिए। कहाँ किसी ने सोचा था कि गैस कनेक्शन, अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन मिलेगी, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। साफ आत्मविश्वास नजर आ रहा है, किस तरह से कहेंगे आज मतदान के बाद का जो उत्साह है? आके वो बात कर रहे हैं, वोट करके आए हैं। आइए देखते हैं कि भजन लाल ने क्या कहा वोट डालने के बाद। बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। तो बड़ा दावा किया भजन लाल जी ने। और आप देख रहे हैं राजवर्धन राठौड़ जो कि केंद्र में मंत्री रहे हैं और अभी जयपुर सेंटर से वहां पर टिकट मिला है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, जयपुर ग्रामीण से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और इस वक्त वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
तो संदीप जी, जो ये माहौल अब राजस्थान का हम आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है जो स्क्रीन पर, जिस तरह से दिया कुमारी ने कहा कि वहाँ के लिए महिलाओं के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है, तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हट करके बीजेपी ने वहाँ पर महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे उन लोगों को सुविधा दिए जाने की बात हो या गाँवों की बात हो, उन सब में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है ताकि अपनी सीटें रिटेन कर सकें या कुछ बेहतर कर सकें? नहीं, देखिए क्या है कि ये मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो दिया कुमारी जी ने गिनाया, साथ में उन्होंने जोड़ा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं उनके साथ साथ स्थानीय मुद्दे को जोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है और महिला सुरक्षा, पानी, सड़क, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ इसको मतलब स्टेट के जो लोग के प्रॉब्लम है उनको जोड़ के ये मतदाताओं को रिझाने की कोशिश वहाँ पे कर रही है। एक और चुनौती बीजेपी के लिए वहाँ भी दिखती है, पता नहीं धरातल पे कितना कारगर है वो बात नहीं, लेकिन चुनाव से कुछ वक्त पहले ही भजन लाल को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, वहाँ पर निज़ाम बदल दिया गया। भजन लाल को लेकर के भी लोगों में नाराजगी तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक्सेप्टेबिलिटी उतनी आसानी से नहीं थी। अब उनके एक तरीके से नेतृत्व में स्टेट में पूरा चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है केंद्र में तो मोदी ही है, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है वो क्या ये फैक्टर भी असर डालने वाला है वहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों की चाहे वसुंधरा राजे की बात हो या और बहुत सारे उनके करीबी नेता हैं वो पूरी तरह से मन बनाते हुए नहीं दिखे। सबसे बड़ी बात है वसुंधरा राजे को लेके अभी जिस तरह से भजन लाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वसुंधरा राजे लोग मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में अचानक से भजन लाल शर्मा वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। नाराज़गी उनकी वसुंधरा राजे के सामने आ रही थी। इस चुनाव में भी आप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव वो दिख नहीं रही हैं, जिस तरह से एक स्टेट में बड़ी लीडर हैं स्टेट की वो, और जिस तरह से उन्हें कैंपेन में मतलब आप कह सकते हैं बॉम्बार्डिंग करनी चाहिए, वो उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है और वो ऊर्जा भी नहीं दिख रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन कर रहा है। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि जो राजस्थान या पूरे देश में कहें चुनाव बीजेपी के लिए मुद्दा है, मोदी की गारंटी, और उसी गारंटी पे के नाम पे जो बीजेपी है वो मतदाताओं के बीच उतरी है। बिल्कुल, देखिए हर जगह वो जो बात हो रही है 400 पार के लिए जितनी ताकत लगाई जानी चाहिए बीजेपी भले ही लगा रही हो, लेकिन हर जगह की इक्वेशन अलग है और उस इक्वेशन का नतीजा कुछ अलग सा दिखने वाला है। अब राजस्थान से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ उनकी बनती नहीं थी, पहले उसके साथ घमासान हुआ, उसके बाद किसी तरीके से जो माहौल वहाँ पर बनाया, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो नाराज भी हैं, साथ भी हैं। वहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि मोहन भागवत ने वहाँ पर वोट डाला है, और वोट डालने के बाद जो है कहते हैं मोहन भागवत वहाँ दिखे हैं, जो कि बहुत सारे चीज़ों की तरफ इशारा भी करता है कि किस तरह से वहाँ की राजनीति है। इसके बाद हम आपको वहाँ की राजनीति और वहाँ की इक्वेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी देखिए मोहन भागवत वोट डाल करके निकल रहे हैं, और मोहन भागवत का ये वोट जो है बीजेपी के लिए कितना असर डालता है और कितना माहौल क्रिएट करता है ये भी देखना होगा। मोहन भागवत जो कि संगठन को पूरा चलाते हैं, आरएसएस का वहां पर गढ़ है नागपुर में, और वहां पर नितिन गडकरी वोट डाल करके निकले हैं। उनकी बात हम आपको सुनवाते हैं। मतदान किसको भी करें, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है, और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। संदीप जी, जिस तरह से नितिन गडकरी को आपने देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बताती है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो चाहे काम को लेकर के हो, चाहे संगठन से नज़दीकी को लेकर के हो। लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है जो मोदी और शाह की परछाई से ऊपर हट करके अपनी बात कहता है। क्या ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या दिखती है, और ये कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में खासकर जहाँ पर जिधर जो गढ़ माना जाता है संगठन का इनके, वहाँ पर क्या इशारा करता है? देखिए शिवेंद्र, जो नितिन गडकरी हैं उनकी एक अलग छाप है इस सरकार में।
अगर आप देखें शुरुआत से पिछले 2 टर्म्स में, तो उन्होंने जो काम किया है इस पूरे सरकार में सबसे ज़्यादा विजिबल है तो नितिन गडकरी का काम है। वो चाहे वो आप हाईवेज हो, सड़क हो, वो आप देखो किस तेज गति से काम हो रही है। लो प्रोफाइल होकर हमेशा काम करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। सबसे बड़ी बात वो है, कई बार उन्होंने ऐसी बातें भी कही हैं जो नागवार गुजरी है सरकार को, आप कह सकते हैं पार्टी को। तो एक जमीन से जुड़े हुए नेता जिनके पास विजन है, और उस विजन की कद्र खुद न सिर्फ बीजेपी में होती है, संघ में होती है, बल्कि ऑल ओवर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी उनके विजन की का कद्र करती हैं। अपने आप में एक बड़ा ओहदा रखते हैं अपने काम से वो। तो ये उनमें उनकी सबसे बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है, उनका सबसे बड़ा काम है। रही पूरे महाराष्ट्र की बात तो सॉरी, इस बार महाराष्ट्र में जो परिदृश्य है वो थोड़ा सा क्या बहुत बदला हुआ है। आप कह सकते हैं शिवेन, जैसे कि महाराष्ट्र में हमेशा कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 4 पार्टियों में चुनाव होते थे। वही आप, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 धड़े में बच चुकी है, शिवसेना 2 धड़े में बच चुकी है, 4 पार्टियां ये हो गई, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो कुल मिला के इस बार जो स्थिति है वो बहुत ही आप कह सकते हैं अजीबोगरीब है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसमें कौन बाजी मारता है, ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। अब महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। आज तमिलनाडु की 39 की 39 सीटों पर वोटिंग है और पहले फेज में ही वहां का चुनाव खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तमिलनाडु में राजनेताओं के अलावा जो अभिनेता हैं वो भी बहुत बड़ा असर रखते हैं, इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ना कोई अभिनेता जुड़ा रहता है। अब सुबह से जो वोटिंग शुरू हुई है उसमें जो अभिनेता हैं कमल हसन, उन्होंने वोट डाला। इसके अलावा रजनीकांत ने वोट डाला, धनुष ने वोट डाला और तमाम और राजनेता हैं जो वोट डाल चुके हैं और वो दावे लगातार कर रहे हैं। हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कमल हसन जब वोट डालने गए तो क्या वहाँ का नज़ारा था। इसके बाद रजनीकांत आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि सुपरस्टार हैं और अभी उनके परिवार के कुछ विवाद चल रहे थे जिनमें उनकी बेटी और दामाद के बीच का, उससे निपट करके राजनीति की जो द्वंद्व है उसके बीच में वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। धनुष को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, धनुष वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साउथ में एक खास बात और भी है कि वहां पर राजनेताओं से जितना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वहां के जो अभिनेता हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी आइडिया को फॉलो करते हैं तो उनके तमाम फॉलोअर्स भी उसको फॉलो करते हैं। अजीत कुमार वहां के जो अभिनेता हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। प्लीज கொஞ்சம் கோபம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வடி விடுங்க சார் கொஞ்சம் வர கடி விடுங்க சார் நல்ல வைக்கிறீங்க சார் கொஞ்சம் வர சார் நல்ல வைக்கிறீங்க ஒரு மினிட் எடுங்க சார் நல்ல கோச்சு சார் ரைட்டா கொஞ்சம் பின்ன போங்க சார்। जी, आपकी स्क्रीन पर ईशा फाउंडेशन के जो सदगुरु हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगह के हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये गुंटूर जगह है जहां पर ईशा फाउंडेशन के सदगुरु। संदीप जी, जिस तरह से साउथ में अब माहौल है, ये जो पूरे जो इधर के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब से अलग उधर की इक्वेशन बिल्कुल अलग हो जाती है और आमतौर पर हमेशा आप देखेंगे कि बीजेपी को काफ़ी संघर्ष वहाँ करना पड़ता है। इस बार इसीलिए जो बीजेपी की तमाम धड़े हैं, चाहे वो वहाँ की इकाइयाँ हों या फिर केंद्रीय नेतृत्व हो, लगातार साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा दौरे करता रहा, वहाँ के विकास की बातें करता रहा। क्या ये जो 400 पार का नारा है वो उधर की जो सीटें हैं उनको मिलाने में कामयाब होता हुआ दिखता है? देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं वो तो साफ तौर पे नहीं दिख रही हैं और बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है। पिछले दिनों जो ANI ने इंटरव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें भी साउथ की बहुत बातें हुई थी और साउथ को लेके जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कांग्रेस को बड़े आड़े हाथों लिया था और वो कह रहे थे कि जिस तरह से वहाँ पे सनातन का विरोध किया जा रहा है और सनातन का विरोध करने वाली पार्टियां सत्ता में आ रही हैं और बीजेपी उनके साथ कांग्रेस उनके साथ लगी है, तो ये एक कांग्रेस का चरित्र बदला हुआ है। क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि जो इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी कांग्रेस की,
वो रुद्राक्ष पहनती थी, और वो रुद्राक्ष पहनने वाली इंदिरा गांधी की पार्टी अब सनातन का विरोध करने वालों के साथ साउथ में खड़ी है। तो ये एक अपने आप में विरोधाभासी है। तो उसको लेकर देखिए, राजनीति हमेशा अलग अलग रंग दिखाता है। कब कौन किसके साथ होगा, किन मान्यताओं को मानने लगेगा, ये भी नहीं कहा सकता। और यहाँ तक कि मुझे लगता है राजनेताओं को खुद भी नहीं पता होता है कि वो कब क्या मानने लगेंगे। तभी वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। लेकिन इन सबसे अलग एक रंग और देखने को मिलता है कि हर रूप में, हर रंग में, हर तरीके से लोग वोट डालना चाहते हैं ताकि उनकी चुनी हुई सरकार बने, उनकी पसंद की सरकार बने। उसकी तस्वीरें भी हमने देखी कि एक नव विवाहिता जा रही है वोट डालने के लिए। ऐसे ही ईशा फाउंडेशन के जो सदगुरु हैं वो ऑपरेशन के बाद भी वोट डालने के लिए पहुंचे। रजनीकांत अपने पारिवारिक तमाम विवादों के बीच में फंसे हुए, परेशान चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने वोट डालने की कवायद की। तो ये जो माहौल है ये बताता है कि हर कोई बस चाहता है कि उसके हिसाब की सरकार जरूर बने, जो उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को, उनकी चीज़ों को समझे, उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आए और एक बेहतर सरकार बनाए। और ये उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब सारे के सारे लोग, जो जितनी ज़्यादा संख्या में हो सकता है, वो बाहर निकलें और वोट डालें। इसीलिए हम सबसे अपील भी करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल करके वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि एक बेहतरीन और लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन सके। तो आज हमारी जो ये चर्चा थी, खासतौर पर पहले फेज में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु, जो तमाम 21 राज्य हैं, उन सभी जगहों पर क्या सीन है, क्या उम्मीदें हैं, क्या बातें हो रही हैं और किस तरह की तरफ रुख जा रहा है, उस पर चर्चा की। और आगे भी जितने फेजेस आएंगे उन पर हम अपनी चर्चा दिखाते रहेंगे। शाम को हम एक बार फिर से बताएंगे कि किस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज रहा, किस तरफ रुख है और क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।